ललिता अपनी बहू रश्मि के साथ बाजार से घर आई होती है कि तभी रश्मि अपनी मासी रज्जू को दरवाजे पर बैठकर इंतजार करते हुए देखती है। ये देखकर वो कहती है, अरे मासी जी, आप यहाँ आने वाली थी और आपने बताया भी नहीं। अरे बता देती तो मैं लेने आ जाती। अब क्या मुझे अपनी बेटी के घर भी बता के आना पड़ेगा? ऐसे नहीं आ सकती क्या? अगर नहीं आ सकती तो बता दे, अगली बार से पूरा बता के आऊंगी कि भाई मैं आऊंगी या नहीं। अरे नहीं मौसी जी, ऐसी बात थोड़ी ना है। मैं तो बस बोल रही हूँ कि अगर आप बता देती आपको यहाँ बैठ कर इंतजार नहीं करना पड़ता और आपको आने में भी तकलीफ हुई होगी ना थोड़ी बहुत। अरे भाई, अब भला मुझे अपनी बेटी के घर आने में थोड़ी तकलीफ होगी तो क्या तो होगा? क्या मैं हो तो गया? सोच रही थी कि आई हूँ तो कुछ दिन रहकर जाऊंगी, तुझसे मिलूंगी, तेरी सास से मिलूंगी, लेकिन तू तो मुझे गेट से ही भगा रही है। खैर कोई बात नहीं, अब तूने जाने को बोल दिया है तो क्या करूँ, चली जाती हूँ अपने घर। अरे बहन जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी बहू की मासी हैं, इस घर की समधन भी हो, इस नाते से आप घर के दरवाजे से ही चली जाओ, ये थोड़ी ना अच्छा लगता है। आइए आइए, अंदर आइए रश्मि, जाओ अपनी मासी के लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना दो। आज ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगी और जब तक इनका मन नहीं करता हम इन्हें जाने भी नहीं देंगे। ललिता रज्जू को अंदर लेकर आती है। रश्मि अपनी मासी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती। तीनों बैठकर आराम से खूब बातें करते हैं और हंसी मजाक करते हैं। कुछ देर बाद रज्जू को कमरा दिखा देते हैं और वहाँ वो आराम करने चली जाती। शाम के समय जब रश्मि रसोई में खाना बना रही होती है तो रज्जू रश्मि के पास आती है। इतने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे, आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। वैसे रश्मि बेटा, एक बात तो बता, तेरे पति का खाता तेरे नाम पर भी होगा ना? मेरा मतलब वो क्या कहते हैं, जॉइंट अकाउंट। मासी, जॉइंट अकाउंट की क्या जरूरत है? अब जो इनका है वो मेरा भी तो है। जॉइंट अकाउंट करके मुझे क्या करना है? सच में बहुत भोली है बच्ची तो। आज के समय में किसी का कोई भरोसा नहीं होता, यहाँ तक के अपने पति का भी कोई भरोसा नहीं होता, कहाँ पलट जाए कुछ पता नहीं। मासी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वो तो बहुत ही सीधा शरीफ इंसान है, वो तो मेरे साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर तो रश्मि भी बेटा, क्या तुझे और भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जो जितना सीधा देखता है ना, इतना ही ज्यादा कपटी होता है। मौसी जी, मुझे पता है आपको मेरी चिंता है, तभी आप मेरे लिए ये सब बोल रही हैं। लेकिन मैं जानती हूँ ना, अनवर जी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती और सच में भी बहुत अच्छा इंसान है। अगर इतने ही अच्छे इंसान है तो एक बार बोल देना ज्वाइंट अकाउंट के बारे में। अगर मान जाए तो मैं भी मान जाऊंगी कि तू सही कह रही थी और मैं गलत। जो की बात बार बार रश्मि के दिमाग में घूम रही थी और अगली सुबह के साथ ही रश्मि अपनी पति अनोश के पास जाकर कहती है, सुनिए जी, वो मैं क्या कह रही थी ना कि आपका खाता बस आपका ही है। अगर हम एक जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं तो दोनों के लिए सही हो जाता। कभी कभी मुझे भी काम पड़ता है तो मुझे आपसे तो नहीं बोलना पड़ेगा और फिर हमारा जॉइंट अकाउंट होगा तो मैं खुद भी पैसे निकाल पाऊंगी। इसमें तुम्हें अकाउंट खुलवाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो हमेशा इतने पैसे रहते हैं कि तुम्हें कभी किसी का अकाउंट से पैसे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़े। रही बात खाता खुलवाने की, तो मैं तुम्हारा अलग से खाता खुलवा देता हूँ, जिसमें तुम्हें जितने पैसे रखने हैं रख लेना। अनोश इतना बोलकर तैयार हो जाता है और ऑफिस चला जाता है। रश्मि भी अनोश की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद रज्जू फिर से रश्मि को भड़काने लगती है और ऐसा एक बार नहीं कई बार होता है। ऐसे ही एक शाम रज्जू रश्मि के पास आकर कहती है, देखा रश्मि, तेरे पति ने आखिरकार जॉइंट अकाउंट के लिए मना ही कर दिया ना। मैं तो पहले ही जानती थी कि सारे मर्द ऐसे होते हैं। जॉइंट अकाउंट खुलवा देता तो इसकी पोल पट्टी तेरे सामने खुलना चाहती। उसी जॉइंट अकाउंट खुलवाने के लिए मना किया है, लेकिन उन्होंने मेरा अकाउंट खुलवाने के लिए तो बोल दिया ना। अब तू इतना सीधा साफ शब्द तो मैं पूछ रही है तो मैं बता देती हूँ, लेकिन मर्द के खाते में क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी एक औरत को होनी चाहिए, क्योंकि जब कहाँ से कितने पैसे जा रहे हैं ये तुझे नहीं तो क्या किस बाहर वाले को पता होगा। हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। सच में मौसी जी, आप ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है बच्ची। देख, तेरे पति जॉइंट अकाउंट के लिए मना कर रहा है तो ये बोल दे कि अब से पूरे घर का हिसाब किताब मैं रखूंगी, इसलिए आपकी सैलरी कितनी है इसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। फिर देख तेरा पति क्या बोलता है। अरे इसे पता तो चलना चाहिए ना। रज्जू बार बार रश्मि और अनोश के बीच में कलेश करवाने की कोशिश कर रही और ये सब रश्मि के साथ ललिता देख रही थी। एक बार रश्मि और अनोश में काफी ज्यादा लड़ाई बढ़ने लग जाती है और रश्मि घर का सामान तोड़ने फोड़ने लगती है। ये देखकर ललिता वहाँ आकर कहती है, क्या हुआ बहू, तू इतना सामान तोड़ फोड़ क्यों कर रही है? कुछ हुआ है क्या? होना क्या है माँ जी, आपकी लाडली सपूत से ही पूछ लीजिए। अरे आप खुद बताइए, मैं अगर अपने पति से हिसाब किताब के बारे में पूछती हूँ तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने
जो वो मुझ पर इतना चिल्ला रहे हैं, इनकी पत्नी होने के नाते आप क्या मैं इनसे कुछ सवाल भी नहीं कर सकती? देख लीजिए बहन जी, आपका बेटा मेरी बच्ची से कैसी बात करता है। अगर एक पत्नी नहीं पूछेगी तो किसी बाहर वाले को बताएगा क्या है? और इतना डरने वाली बात क्या है? कहीं किसी बाहर वाली से चक्कर तो नहीं चल रहा ना? देख लीजिए, अगर ऐसा चल रहा है तो कुछ सही नहीं है भाई। ललिता के कहने पर सब इंतजार करने लगते हैं। अगली सुबह रज्जो की बहन यानी कि रश्मि की माँ अनीता आती है। अनीता के आते ही रज्जो थोड़ी घबराने लगती है और फिर अनीता, अच्छा हुआ माँ आप यहाँ आ गई, पता भी है आपको यहाँ पर क्या हो रहा है। अनवज ने तो हद ही कर दी माँ। खुद अनवश ने नहीं बल्कि मेरी खुद की सगी बहन ने करी है। और जो तू यहाँ किस मकसद से आई है मुझे और ललिता बहन को अच्छे से पता है। मकसद? कैसा मकसद? मुझे तो किसी मकसद के बारे में नहीं पता। अरे भाई आप लोग किस मकसद की बात कर रहे हो? कोई बात नहीं रज्जू, तू यहाँ किस मकसद नहीं आई है ना, लेकिन मैं तो यहाँ एक मकसद से जरूर आई हूँ, तुझे यहाँ से बाहर निकालने के मकसद से। क्योंकि तूने बहुत तोड़ लिया मेरी बेटी का घर, अब बस और नहीं, बचपन का बदला अब ले रही हूँ। अरे माँ बाप मुझे ज्यादा मानते थे तो इसमें मेरी क्या गलती है? और फिर अनीता सबको सारी बात बता देती है, जिसके बाद मिलकर रज्जो को सब घर से निकाल देते हैं और हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं। नमक कम है पार्ट 2। इस कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह सीमा अपनी देवरानी से नफरत करती थी। सीमा छत्र साम्राज्य चाहती थी जहां उसकी देवरानी इसके रास्ते का कांटा बन रही थी। और इसी दौरान नेहा ससुराल वाले सौरभ के ससुराल रहने आ जाते हैं। सौरभ और उसकी नंद नरदोई के नजदीक देखकर सीमा और चिंता में रहने लगती थी और अपने रास्ते के कांटे को कटाने के लिए चालें चलना शुरू कर देती थी, जिससे रोमी के मन में अपने सौरभ के लिए मन पैदा होना शुरू हो जाता है। अब आगे। वाह भाभी, इसे कहते हैं ना चाल पर। अब जब भी कोई कांड करती हो ना मुझे पहले ही से बता दिया करो। खैर अब समय आ गया है नेहा भाभी का इस घर से और हमारी जिंदगी से निकलने का। कॉलेज में फर्स्ट प्लेस लेने वाली नेहा ने क्या सोचा था कि मेरी भाभी बनने के बाद वो मेरे घर में भी फर्स्ट प्लेस लेगी। अभी तो मैंने पत्ती खोली ही कान नहीं है। मेरे हुक्म का अक्का तो तू ही है। नारवान का राज बिना बेनिश के जाना संभव नहीं था। तुम मुझे बस बताती रहना इस औरत के मन में क्या है, और हो सके तो दोनों भाई बहन को एक दूसरे के खिलाफ करके भड़का दे और फिर सभी के सामने सारी चीज का इल्जाम नेहा पर डाल देना। तेरा भी बदला पूरा हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। अभी तो मैंने पत्ती खोली ही कान नहीं है। भाभी देखती जाओ कल क्या होता है। अगली सुबह नंदोनी जैसे ही अपने कमरे के पास से सौरभ को गुजरता देखती है तो अपना पेट पकड़कर शोर करने लगती है। नंदिनी की आवाज सुनकर सौरभ फौरन उसके कमरे में जाता है। तुम ठीक हो ना नंदिनी? डॉक्टर के पास चलें क्या? तुमने किसी को बताया या मैं दीदी को बताऊं? हाँ मैंने भाभी को बताया था, उन्होंने ये मुझे दवाई दी है, बस मैं दवाई ही लेने जा रही। सौरभ की नजर जैसे उनकी देवरानी पर पड़ती है और नंदिनी के हाथ से दवाई छीन लेता है। ये क्या हरकत हुई सौरभ? ये दवाई नींद की है। दीदी ने तुम्हें पेट दर्द के लिए नींद की दवाई दे दी? क्यों? जबकि इन्हें दवाइयों की अच्छी नॉलेज है। गलती से दे दी होगी। रुको मैं तुम्हारे लिए दूसरी दवाई लेकर आता हूँ। नहीं सौरभ, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि भाभी को ठीक नहीं लगता कि तुम कभी भी मेरे कमरे में आ जाते हो। आज सुबह मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी पर भाभी ने खुद ही मुझे दवाइयाँ दे दी। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए प्लीज आप इस बात को आगे मत चलाना। ये दीदी भी न जाने इन्हें अचानक क्या हो जाता है। तुम प्लीज इस बारे में किसी से बात मत करना, वरना बेकार में भैया को पता चल जाएगा और सारी बात मुझ पर आ जाएगी। तुम टेंशन मत लो नंदिनी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। बस बुरा तो इस बात का लग रहा है कि इस जमाने की होकर भी दीदी के मन में ये सब कैसे आ सकता है। दोपहर के बाद जब सभी सो रहे थे, सीमा चुपके से अपनी सास के कमरे में जाती है और उनके तकिए के नीचे से उनकी तिजोरी की चाबी चुरा लेती है। अब खानदानी हार जाएगा सौरभ के कमरे में और सौरभ होगा इस घर से बाहर। नमक कम है भाई साहब। सीमा अपनी सास की तिजोरी से खानदानी हार को चुरा कर सौरभ के कमरे में रख देती है। शाम को जब सभी चाय पी रहे थे, मैंने एक जगह तेरी शादी की बात चलाई थी। नंदी करना वो लोग तुझे देखने आएंगे। बड़ा अच्छा परिवार है, रईसों में गिनती की जाती है इनकी। तू अच्छी तरह से तैयार होना, ये रिश्ता कटना नहीं चाहिए। अच्छा क्या पहनना है सब कुछ अभी से फाइनल कर लेना। मम्मी मुझे अपना वो खानदानी हार दे दो ना, कल मैं साड़ी के साथ इसे ही पहन लूंगी। ऐसे तो तुम देती नहीं हो, बाकी सब भी तो देखें कि नंदनी किसी से कम नहीं। मैशोरी अपने कमरे में जाती है और तिजोरी खोलती है पर वहाँ पर हार नहीं था। वो घबराती हुई पसीने से लथपथ बाहर आती है। हाय, हमारा खानदानी हार अपनी जगह पर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है नेहा? आखिरी बार मैंने तुझे दिया था ना, और तब तो था हार मेरे सामने। मम्मी जी आपने इस हार को तिजोरी में रखा था। तो कहाँ गया हार? मेरी किस्मत ही खराब है। कल जब मुझे इस हार की जरूरत है तो आज हार चोरी हो गया। मुझे बताएं भाभी कि आप दोनों को वो हार बहुत पसंद है। मैं इसे दहेज में थोड़ी ना ले जाती। कल बस आधे घंटे की तो बात थी
किसी को मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं है इस घर में। तभी वहाँ रोमी आ जाता है। ये सब क्या चल रहा है नंदिनी? तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। आज तक हमारे घर से कभी कोई चीज चोरी नहीं हुई। यही होगा हार, सब मिलकर ढूंढते हैं, मिल जाएगा। अभी मिलकर इधर उधर पूरे घर में हार ढूंढना शुरू कर देते हैं और जैसे ही रोमी सौरभ के कमरे में पहुंचता है उसे वहाँ वो हार मिल जाता है। साले साहब, अब आप हार पहनने लगे हैं। नेहा, फिर ये मत कहना कि मैं अपने इकलौते साले की पसंद और नापसंद को नहीं जानता। मुझे नहीं पता जीजा जी ये हार मेरे कमरे में कहाँ से आया। और दीदी देख रही हो ना, जीजा जी डायरेक्टली मुझे चोर कहना चाह रहे हैं, इसलिए मुझे बुलाया था कि पता नहीं मैं क्यों आया इस घर में। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई तक आ जाती है और इस सब को रोकने के लिए अपनी पति और भाई के बीच जाकर नेहा कहती है, मैंने लिया था हार, मैंने की है ये चोरी क्योंकि मुझे ये हार पसंद था और मैं ऐसा नहीं करती तो सीमा भाभी इस हार को भी ले लेती। जैसे इस घर के आधे से भी ज्यादा हिस्सा इन्होंने ले ली। वाह नेहा वाह, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली। चली जाओ मेरे घर से अपने भाई को लेकर। मेरे भैया दूसरे शहर में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भाभी अकेली है। इनके लिए इनका देवर जिंदा है। ये कुछ नहीं कहती और अपना सामान बांधकर अपने भाई के साथ इस घर को छोड़कर निकल जाती है। तब मशहूरी कहती है, हो गया प्लान कामयाब नंद भाभी का। तभी दरवाजे से नेहा और सौरभ के साथ घर का बड़ा बेटा गौतम आता है। अब तुम दोनों को क्या लगा कि घर में मेरी पीठ पीछे तुम दोनों से साजिश करती रहोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? जब तुम मेरे कमरे में आई थी ना, मैंने तभी तुम्हें मेरी तिजोरी से हार चुराते हुए देख लिया था। सीमा, कल रात जब मैं पानी लेने हॉल में आई तो तुम दोनों की गटर गोभी मैंने सुन ली। मैं तो बस देखना चाहती थी कि मेरी बेटी और बहू कितना गिर सकती हैं। क्या समझा था सीमा मैंने तुझे, और तू क्या निकली? दूसरे शहर में मैं क्यों जाता हूँ? तेरे लिए ना, जो पैसे आएंगे वो तेरे ही तो काम आएंगे। मेरे खर्चे ही कितने हैं, पर तेरा मन नहीं भरा। भाभी तो माँ समान होती है, पर तुझे तो अपनी देवरानी ही नहीं भाती, इसीलिए ही शायद भगवान ने तेरी कोख सुनी रखी है। अब देखो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को इन सब का इल्जाम बेचारे सौरभ पर लगा दिया। अरे इस सब की सतरदहार तो हमारी खुद की बेटी ही है। तो अपने मायके में भी आग लगाने से नहीं छुपी तो ससुराल को तो राख कर देगी बेटी। जिस घर में तेरी जैसी बेटी हो, इस घर में मंत्रत की जरूरत ही क्या होगी। अब नंदिनी और सीमा का राज सबके सामने आ चुका था। वो दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। सीमा रोती हुई अपनी देवरानी के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दे नेहा, मेरी तो कोई औलाद नहीं है। जो था ये परिवार था। तेरे आने के बाद जब वो प्यार भी बंटने लगा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पर मैं माफी नहीं मांगूंगी मम्मी। काल से लेकर आज तक भाभी ने मेरा सब कुछ छीना है, सब कुछ। इस वक्त तो मेरी क्लास की आम सी लड़की थी, पर अब तो मेरी नंद हो। मेरे लिए ये रिश्ता सबसे ऊपर है। तुम एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखती नंदनी। सही है, एक साथ बैठो और इस बारे में बात करो। परिवार में मतभेद होना तो चलता है, पर मनभेद नहीं। इतनी बड़ी बात नहीं है, बात को बढ़ाओ मत। इस बात पर यही मिट्टी डालो और खत्म करो। वक्त ज्यादा हो गया भाई साहब। मशहूरी की बुद्धिमत्ता के कारण बात ज्यादा बिगड़ने से पहले ही समझ जाती है और धीरे धीरे सब कुछ पहले की तरह हो जाता है।